आज जो है हम आपकी जो खबरें शुरू कर रहे हैं, आज की खबरें भी जो हैं ज़रा थोड़ी सी शायद आपका दिल दुखा सकती हैं, इसलिए अगर आपके पास कोई दिल का डॉक्टर नहीं है या आप दिल के कमज़ोर हैं तो ना सुने। और कल इससे भी ज़्यादा बड़ी जो है धमाके वाली खबरें आने वाली हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी ख़तरे में नाक स्टोरी है जो कि आज मैं ख़त्म नहीं थी कर सकी, पढ़ नहीं थी सकी, वो कल मैं पढ़ लूँगी तो फिर आपके साथ बताऊँगी कि दुनिया में क्या चल रहा है और पाकिस्तानी कितने मासूम हैं और ऐसे ही पाकिस्तान को दुनिया खींच रही है। वो कल के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आज की खबरें भी आप गौर से सुन सकते हैं। अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो हैं अब बड़े भड़के में, आपको पता ही है कि वो इमरजेंसी एक्ट क्यों लगाया, तो अब ट्रूडो साहब बेचारे जनती हैं, उनको भी फड़ लेते हैं, हर किसी वक्त कहते रहते हैं ट्रूडो साहब इतने सॉरी करो, इतने सॉरी करो, ट्रूडो साहब से माफिया मंगवाते रहते हैं। अच्छा, बड़ा ट्रूडो साहब हैं, बड़े प्यारे हैं जी। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि ऑटवा के जो मेयर हैं जिम वॉटसन साहब को, वो जो टेस्टिफाई कर रहे थे, जो कमेटी खोली है जो प्रोब कर रही है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने ये क्यों लगाया था इमरजेंसीज एक्ट, उसके अंदर आज ट्रूडो साहब जो हैं बड़े भड़के हुए थे। ट्रूडो साहब ने कहा कि भाई ये क्या मजाक है, यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट्स थी उनको हमने जो है इन्वॉल्व किया था, उनसे पूछा था कि भाई ये जो मैस डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं ऑटवा डाउनटाउन में और ये जो उन्होंने क्रॉसिंग्स बहुत सारी कनाडा अमेरिका के बीच में बंद की हुई हैं, तो वो जो थे ठीक है, कुछ लोग ऑन पेज नहीं थे लेकिन बहुत सारे थे भी। लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको देखना चाहिए कि यूनिटी थी सिटी के अंदर, प्रोविंस के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कि ये जो है ये डिसीजन लेना चाहिए हमको कि नहीं लेना चाहिए इमरजेंसीज का, जो हमने लगाया था 14 फरवरी को और उस वक्त। तो आप इस चीज़ पे गौर करें। तो ट्रूडो साहब ने ये भी कहा कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये उस वक्त इस चीज़ पे काम कर रही थी कि एक आइडियल जो है वर्केबल डिसीजन जो है उसको लेने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर वो काम कर रही थी। लेकिन जाहिर है कि आज फिर उन्होंने कहा कि जो जिसमें कि हम चाहते थे कि ऑन्टेरियंस और कनेडियंस जो हैं वो उनके मसले जो हैं बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाएं, लेकिन जो ऑन्टेरियो के प्रीमियर थे फोर्ड साहब, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो जिस वक्त जिम वॉटसन साहब की कल पेशी हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि ट्रूडो साहब की क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि अगर एक ऐसा कि जहां पे कि लोगों का आपने जीना मरना हराम कर दिया हुआ है, सारे आपने ब्लॉकेट्स किए हुए हैं, लोग इतना डरे हुए हैं, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी फिर। तो ये आज ट्रूडो साहब ने फिर जी और इसके ऊपर बात की है। अच्छा जनाब, इससे पहले दिल दुखाने वाली खबरें हम आपको दें, हम आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं कि आपको पता ही है कि जीएसटी कुछ चेक्स कुछ लोगों को आए थे हैं जी। तो अब खुशी की खबर ये है कि आज ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो बिल आया था बिल 30, ये अब जो है लॉ बन गया है और कुछ और एक्स्ट्रा चेक्स भी आपको बेनिफिट्स के आ सकते हैं। हाँ जी, पायन सानू भी $1 मिलियन दे घर बैठे पैसे कमाओ। हाँ जी बिल्कुल। सेनेट जो है जी, सेनेट ने इसको पास कर दिया है। ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट ने ये बिल C30 लेकर आए थे और उन्होंने टारगेट किया था इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसके अंदर फिर डिबेट हुई थी और उसको सेनेट को दिया गया था। सेनेट ने आज इसको पास कर दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि रिबेट चेक्स जो हैं वो अक्टूबर 1 यानी कि इस महीने में और कुछ जो हैं आपको जनवरी में मिलेंगे। गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि 3 to 4 वीक्स लगेंगे ये पेमेंट्स आपके पास पहुंचने में, क्योंकि रॉयल एक्सेंट इसको नहीं मिला था, अब इसको मिल गया है। और लिबरल गवर्नमेंट जो है उसका ये कहना है ट्रूडो साहब का कि ये जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इसको हम टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन अभी भी 2 चीज़ें हैं जिसका कि अभी भी फैसला आना है। एक तो जो डेंटल केयर बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 जो हैं फॉर लो इनकम फैमिलीज़, उसके ऊपर अभी बातचीत चलेगी। और जो वन टाइम $500 अलाउंस है फॉर लो इनकम रेंटर्स, वो भी अभी आना बाकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इनको बैकिंग एनडीपी की, तो ये चीजें भी जो हैं पास हो जाएंगी। और ये तो मुद्दे जो थे वैसे भी एनडीपी के थे, तो एनडीपी ने कहा था कि जी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ट्रूडो साहब आपके पीछे भी, आगे पीछे सब खड़े रहेंगे हम, अगर आपने हमारी ये बातें मानी। तो ऐसे है। हमारी जो हसीना है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मेलानी जोली साहिबा, उन्होंने कहा है जी कि मैं अब कल जितनी भी डिफरेंट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर्स हैं 14 कंट्रीज़ की, जिसमें कि जर्मनी, चिली, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूएसए ये है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, फीमेल जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो मेरे साथ एक वर्चुअल मीटिंग में करेंगी ताकि हम जो है ईरान ने जो कुछ भी किया है, मासा अमीनी जिनको के ऊपर अलेजली कहा गया था कि तेहरान की मोरालिटी फोर्स ने मार दिया, उसके ऊपर हम एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और ये सुबह होगी, थर्सडे को सुबह 8 बजे ये शुरू होएगी। और इसके ऊपर वो कहते हैं जी कि जो इरानियंस हैं वो बड़े ब्रेव हैं, वो बड़े करेजियस हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए वो खड़े हुए हैं, अपनी माँओं बहनों और बीवियों के राइट्स के
लिए खड़े हुए हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले यूएसए ने और कनाडा ने जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे। तो मेलानी जोनी का कहना है कि हम एक बड़ा क्लियर मैसेज ईरान को भेजना चाहते हैं कि ईरान की रजीम जो है ये वायलेंस और पर्सिक्यूशन ऑफ इरानियंस जो है, जिसमें कि ब्रूटल एक्सेशंस जो हैं, एग्रेशंस जो हैं अगेंस्ट विमेन इन पर्टिकुलर, इसको रोकते हैं। तो इस सिलसिले में कल थर्सडे को ये मीटिंग इनकी होएगी। तो फ्रांस जो है, फ्रांस पार्टिसिपेट तो इसमें करेगा, लेकिन उनकी जो फीमेल फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नहीं करेंगी, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव उनका जो है फ्रांस से वो भी करेगा। तो ये 14 कंट्रीज़ हैं जो कि अब इसके ऊपर बात करेंगी। यानी बिला वजह मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बातें। और बाजी अपने मुल्क उत्ते तुसी गौर करो, लोगों के कोल खाने वास्ते एक वै नहीं, तुसी मतलब ईरान नू रो रहे हो, पर रहन दो बहरहाल जी, कोई नहीं। अच्छा जी, मीडिएशन जो है ओंटारियो गवर्नमेंट और एजुकेशन वर्कर्स के बीच में वो अब ब्रेक डाउन हो गई है, आगे नहीं बढ़ सकी है। हालांकि हमने आपको बताया था कि एक मीडिएटर भी उन्होंने बीच में बिठाया है, लेकिन जी ये जो स्ट्राइक है अब शुरू हो सकती है। और इन्होंने कहा है जी कि हम, मीडिएटर ने कहा है कि आप फिर से अपनी जो टॉक्स हैं वो रिज्यूम करें 1 नवंबर को, और आप फिर से इस चीज़ को आगे लेके जाएं। लेकिन अभी तक यही जो है बात आई है सामने कि जी जो फोर्ड गवर्नमेंट है उसने इनकी कोई भी बात मानने से इनकार किया, क्योंकि आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि क्यूब कह रहा है $3.25 पर आवर के हिसाब से आप बढ़ाएं, यानी कि सैलरी इससे इंक्रीज हो जाएगी बहुत सारे लोगों की 11.7%, क्योंकि वो कहते हैं जी पिछले 3 साल से आपने कैप की हुई है, आपने बढ़ाई ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहती है कि जी हम जिन लोगों की 40,000 से कम है तनख्वाहें, उनको हम 2% इंक्रीज देंगे, और बाकी तमाम एजुकेटर जो हैं या कि एजुकेशन जो सेक्टर से रिलेटेड है उनको 1.25% इंक्रीज देंगे। क्यूब जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। जो टीचर्स की जो यूनियन है, जिसमें कि आपको पता ही है कि 50,000 एजुकेशन वर्कर्स जो हैं जिनको रिप्रेजेंट करती है, वो कहते हैं जी नहीं हम मान। तो इसलिए ये जो हैं दे अगेन हैव फॉलन अपार्ट जो डिस्कशन है, लेकिन अब देखेंगे कि क्या होता है इसमें। और माजिद भाई, ये तो आपने बताया ही है कि गो ट्रांजिट के भी अब जो वर्कर्स हैं वो भी अब स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा मैं जो है वो जिक्र कर देती हूँ, और वो ये है कि इनके, वो कहते हैं ये जो गो ट्रांजिट वर्कर्स हैं कि हमने इनको कब से कहा हुआ है कि हमारे साथ बैठ के जून से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और गवर्नमेंट हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रही है, और हम इनके साथ जो है, अगर हमारी डील जो है 30 अक्टूबर तक नहीं आएगी तो फिर हम अपनी जो है Instead of government, we should use metro links. मेट्रो लिंक्स, यस। वो कहते हैं जी कि ATU लोकल 1587 जो हैं, ये जो यूनियन जो रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को, वो कहती है जी कि हमने एक ये स्ट्राइक के लिए एक वोटिंग कराई थी। 93% लोगों ने इसके फेवर में बात की थी, लेकिन निगोशिएशंस जो है हमारी बिल्कुल ये मेट्रो लिंक्स के साथ नहीं चल रही हैं, और हमने इनके साथ पहले भी 2 मीटिंग्स की थी अप्रैल के महीने में, लेकिन वो भी जो है आगे नहीं चल पाई थी। और अब 11:59 PM से हम अक्टूबर 30 को अपनी स्ट्राइक शुरू कर देंगे, और हम जो है अपनी जॉब पे नहीं इसमें जाएंगे। एक और चीज क्लियर कर दें हम कि जो गो ट्रेन्स हैं, जी दैट वोंट बी अफेक्टेड। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये सिर्फ गो ट्रांजिट के वर्कर्स हैं, इसीलिए हमने वर्ड बड़ा क्लियर यूज किया, गो ट्रांजिट वर्कर्स। तो गो ट्रेन नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी, ऐसे है। अच्छा जनाब, ये जो अब कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन ऊपर जाती जा रही है, तो इसके ऊपर जो हैं बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, और ग्रोसरी की प्राइसेस जो हैं वो भी बेतहाशा ऊपर चली गई हैं। ब्लूमबर्ग की एक पहले हमने आपके साथ रिपोर्ट जो थी वो की थी, एंड अगेन ये जो हम आपके साथ आज ग्राफ जो हमारा टीवी देख रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग के उससे इन कोलैबोरेशन हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बताया गया है, जो स्टैट्स कनाडा ने कहा था कि सितंबर के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो हमें लग रहा था कि स्लाइटली ड्रॉप की है अगस्त से कंपैरेटिवली। 7% थी अगस्त में, 6.9% थी सितंबर में, लेकिन उसकी वजह साफ ही है कि उस वक्त ऑयल की प्राइसेस जरा थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई थी। अब जबकि ऑयल की प्राइसेस फिर से ऊपर चली गई हैं, तो इसमें फिर से जो है ऊपर चला गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय 1.1%। लेकिन इसमें रोने की बात जो है आज ये कही जा रही है कि जी वेजेस जो हैं वहीं के वहीं पे खड़े हुए हैं, और फूड, एनर्जी और जो बाकी के प्राइसेस हैं वो 5.4% ईयर ऑन ईयर जो हैं ऊपर चले गए हैं। तो और अब 27th of October, which is next week, जी उस वक्त जो है बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है, और उसमें आप देखिए कि क्या ये 0.75 को
इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या पूरा 100% बढ़ाएंगे? मुझे तो लगता है 100% 100 बढ़ाएंगे, 100 पॉइंट्स बढ़ाएंगे माजिद भाई, 100 पॉइंट्स बढ़ाएंगे, हमने तो पहले ही कहा था। तो ये जनाब ऐसे है। टोरंटो पुलिस जो है जी, उसने चार्ज किया है एक आदमी को जिसका नाम है जसपाल थियारा, 36 इसकी उम्र है, और ये जनाब रोमांस का स्कैम में इन्वॉल्व है। कैन यू इमेजिन? अच्छा, क्या करता था ये लड़का, ये जसपाल क्या करता था? ये इसने ड्रामा शुरू किया फरवरी 2020 से, और उस वक्त से इसने कहना शुरू किया डिफरेंट लड़कियों को ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे लड़कियों को लेयर करता था, उनके साथ दोस्ती करता था, और फिर उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो थी वो दिखाता था, और कहता था मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हूं, तुम इधर इधर करो। और उस सिलसिले में इसने तकरीबन $460,000 जो हैं वो लोगों से जो हैं वो स्कैम किए हैं और उससे खींचे हैं लोगों से। तो अब टोरंटो पुलिस जो थी इसके पीछे बड़े अरसे से लगी हुई थी, तो अब इसको पकड़ा है और इसको चार्ज किया 5 काउंट्स ऑफ फ्रॉड पे, और ये अपीयर होगा टोरंटो कोर्ट के अंदर नवंबर 29 को। लेकिन पुलिस लोगों को कह रही है कि सामने आओ, क्योंकि हमें लग रहा है कि सिर्फ 1 या 2 विक्टिम्स नहीं हैं, और भी बेशुमार विक्टिम्स हैं। तो जो भी कोई है वो सामने आए। आज इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा जो है जी, उसने कहा है कि हरिकेन फियोना से जो नुकसानात हुए हैं वो हैं तकरीबन $660 मिलियन को वो टच कर रहे हैं। और फियोना से वो कह रहे हैं कि ये जो अटलांटिक कनाडा के अंदर आया था, और आपको पता ही है वहाँ पे सारों ने, प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोगों ने दौरे किए थे, घर टूट गए थे, दरख्त उड़ गए थे, बहुत अरसा तो वहाँ पे पावर भी नहीं रही थी। तो वो कह रहे हैं जी कि जो ओवर हाफ ऑफ इंश्योर्ड जो डैमेजेस हैं नोवा स्कोशिया में हैं वो हैं 385 मिलियन से ऊपर, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 220 मिलियन से ऊपर। और वो कहते हैं जी कि ये सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सट्रीम वेदर इवेंट था आफ्टर हरिकेन जोआन, जो कि 2003 में आया था, जिसमें कि कनाडा को $192 मिलियन का नुकसान हुआ था। ये जो है फियोना, ये 10th मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल डिजास्टर है। इससे पहले 2016 में फोक मकमरे में जो वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा फैल गए थे, उससे जो नुकसान हुआ था वो उससे भी ज़्यादा था, $4 बिलियन को वो टच किया था। लेकिन ये भी जो है 1 of 10 कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स है, और इसमें से जो 5 हैं वो तो इसी साल कनाडा में आए हैं, और जिसमें कि BC की फ्लडिंग जो थी 2021 में जो आई थी 675 मिलियन का उसमें नुकसान हुआ था, और 2020 में जो हेल स्टॉर्म अल्बर्टा में आया था $1.2 बिलियन का उसमें। तो आज फिर से एक दफ़ा जो क्लाइमेट चेंज के जो हैं एडवोकेट्स हैं वो फिर से आज कनाडा के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ये इट डेफिनेटली इज़ अ रियलिटी, और उसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी को ये नुकसान जो हैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस पे ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, आज CTV न्यूज़ जो है उनके जो चीफ ऑफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पॉल वॉकमैन, उन्होंने आज जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक आज इंटरव्यू लिया, तो उसमें आज जी पहली बार ज़ेलेंस्की साहब ने फॉर अ चेंज जरा कनाडा की बड़ी तारीफ की है। अच्छा, हाँ, फॉर अ चेंज, हाँ, टीवी को दे रहे थे इंटरव्यू, हाँ, तो मीडिया से शायद डर गए हैं जो है। कहते हैं कनाडा जो है बड़ा अच्छा मुल्क है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने बड़ा एतराज़ किया, आज कंडेम किया ईरान को। उन्होंने कहा ईरान जो है कॉन्स्टेंटली अपने ये जो शाहिद 136 ड्रोन्स जो दे रहा है, जो कि कैमिकाज़ जिसको बोलते हैं ये रशिया में, तो वो जो दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। और जो है हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कनाडा के कि इन्होंने हमें ड्रोन, कैमराज, विंटर गियर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज और आर्टिलरी भेजी है, विच इज़ वर्थ $47 मिलियन कनेडियन जो है ये भेजी है, तो हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। और ईरान जो है वो कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहा है कि हमने कोई जो है रशिया को ड्रोन्स नहीं भेजे, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब का कहना है कि तेहरान के ये जो डिनाइल्स हैं ये सब झूठ हैं, और जो है ये कॉन्स्टेंटली ईरान उनको सप्लाई कर रहा है, उससे यूक्रेनियंस जो हैं वो मर रहे हैं, और जो है वो हंड्रेड्स में लोग हमारे मर रहे हैं इन ड्रोन्स की वजह से, तो इनको कंडेम करने की ज़रूरत है। तो ये आज उनका जनाब बड़ा ही जो है ईरान को खींचने वाला इंटरव्यू था जो इन्होंने किया। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ आई है, और इसके मुताबिक BMW जो है इट इज़ गोइंग रियली रियली ह्यूज, और अब वो जर्मनी से बाहर निकल के जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। BMW ने कहा है कि $1 बिलियन की हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, 7 जो है वो मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर
हम ह्यूज फैक्ट्री लगा रहे हैं और इसके ऊपर $1 बिलियन लगेगा, जो कि हम खोल रहे हैं स्पार्टनबर्ग साउथ कैरोलिना के अंदर। और इसके अलावा हम $700 मिलियन जो है नियर बाय वुडरफ का जो एरिया है वहां पे भी हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो बनाई जाएगी। तो वो कह रहे हैं जी कि वी आर शोइंग कमिटमेंट टू मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और वो कह रहे हैं कि ये जो है एक फैक्ट्री जो साउथ कैरोलिना की घीर में बनेगी, जो कि ब्लू रिज माउंटेन्स के बिल्कुल पैरों में है, यहाँ पे 11,000 वर्कर जो है वो काम करेगा, उसको हायर हम करेंगे। और जो वुडरफ के अंदर करेंगे उसके अंदर भी जो है काफ़ी सारे लोग सैकड़ों की तादाद में हायर किए जाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं जी हमने एक और डील भी साइन की है एनविजन AESC ऑफ जापान के साथ, जिसमें कि वो हमें बैटरी सेल्स जो हैं सप्लाई करेंगे हमारे जो इलेक्ट्रिक जो SUVs होंगी उनके लिए बाय 2030। भाईजान कनाडा भी आ जाओ। आहो कनेडा आ जाओ, सानू भी $1 मिलियन बिलियन विच $1 मिलियन सानू भी दे दियो है पैन। पर नहीं, यहाँ पे जो है बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है और रेड टेप बेताशा है, और अमेरिका में जो है वो ईज़ ऑफ बिजनेस बड़ा है, तो इसलिए वो उन्होंने कहा जी नहीं हम उठे जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, रॉयटर्स की आज ये सबसे पहले, वैसे तो अब ये दुनिया के सभी बड़े अखबारों में है, लेकिन रॉयटर्स ने सबसे पहले इसको ब्रेक किया था इस न्यूज़ को। पुतिन साहब कह रहे हैं कि वो 4 इलाके जो कि उन्होंने अब आज़ाद करवाए हैं यूक्रेन से, उसके अंदर ये मार्शल लॉ लगा रहे हैं। आज ये टीवी के ऊपर जो है खिताब कर रहे थे अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ। पुतिन साहब का कहना है कि मैंने जो हमारी स्पेशल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है अंडर प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुश्तीन, उनको मैंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो हैं अब सेटअप करें, और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जो इसको कह रहे हैं, जो 4 इलाके इन्होंने अलग किए हैं, इसको कह रहे हैं दे हैव बीन डन, दैट हैज़ बीन डन अंडर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। इसके अंदर जो है आप मोबिलाइज करें अपनी मिलिट्री, और भी कुछ इलाके जो हैं 87 डिफरेंट और रीजन्स जो कि यूक्रेन को टच करते हैं, वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अब शुरू करें, इंक्लूडिंग क्रीमिया जो इन्होंने अनेक्स किया था 2014 में। तो वो कह रहे हैं जी कि ये जब मार्शल लॉ अब इसमें लगाया जा रहा है, ज़ाहिर है कि मार्शल लॉ लगेगा तो और ज़्यादा लोगों की जो है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होएगी, तो और ज़्यादा जो है ये अपना कंट्रोल वहाँ पे 4 इलाकों में कर पाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस ने आज बताया जी कि, और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में भी ये बड़ी सुर्खियां थी कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रूस जो हैं, उनसे आज बहुत सारे सवाल और जवाब जो है पार्लियामेंट में किए गए। तो उसके अंदर लेबर जो पार्टी के लीडर थे कीर स्टार्मर, उन्होंने इनसे पूछा कि भाई मैडम आप रिज़ाइन करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं, आपको कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं फाइटर हूँ, मैं क्विटर नहीं हूँ, लेकिन ये जो इनकी पॉलिसीज़ पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, कभी ये जो है कॉर्पोरेट टैक्स लगा रहे हैं फिर उसको ले रहे हैं, फिर इनका जो ट्रेजरी वो जो था मिनिस्टर जो था क्वासी क्वारटेंग, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो सब चीज़ें चल रही थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी काफ़ी डिसकंटेंट है, और वो कह रहे हैं कि क्या ये इकोनॉमिक प्लान इनके पास है भी कि नहीं है। तो आज उनसे जब बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि जी अब आप जो हैं ये आपके जो ट्रेजरी मिनिस्टर आपने नए बनाए हैं जेरेमी हंट जो हैं, तो ये अब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम हर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जी आप लोगों की वेलफेयर के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमेशा से इस मुल्क ने जो मोस्ट जो वल्नरेबल थे उनको काम किया था, और पेंडेमिक के बीच में भी उनको बहुत सारे वेलफेयर बेनिफिट पेमेंट्स दिए गए थे, तो हम वही काम जो हैं फिर से करते रहेंगे। और इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी के जब उनके ऊपर पूछा गया कि फॉरेन पॉलिसी में जब पेंडेमिक आई थी तो 0.7% ऑफ अपना जो है GDP लगाते हैं उसके ऊपर लोगों को जो दुनिया सारी में एड देते हैं, तो उसको कट कर दिया था जॉनसन साहब की गवर्नमेंट ने 0.5% पे। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उसका कोई लिज ट्रूस ने जवाब नहीं दिया। तो हाँ, वो कहती हैं आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर बात करेंगे, यानी पहले जड़े स्यापे थे ख़त्म कर लिए जी कार दे अंदर, फिर दुनिया के बारे में सोचेंगे, उनका मतलब ये था। तो काफ़ी इनकी जब ये स्पीच कर रही थी तो काफ़ी लोग वहाँ पे पार्लियामेंट में उस वक्त, अगर आपने टीवी देखा होगा डिफरेंट चैनल्स, तो लोग सारे वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस शाउट कर रहे थे रिज़ाइन 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 रिज़ाइन। तो शी रियली स्टूड देयर एज अ वेरी डिफाइंड पर्सन। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो भी कुछ भी किया है अभी तक और आगे भी जो हम करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में हम करेंगे, तो मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा जी, आज लिज ट्रूस की गवर्नमेंट को एक और झटका लगा है। पहले आपको हमने बताया ही है कि ये क्वासी क्वारटेंग जो थे इनके
ट्रेजरी के मिनिस्टर, वो उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। आज इनकी जो होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने भी आज रिज़ाइन कर दिया है और ये दूसरा इनकी गवर्नमेंट को झटका है। अच्छा, सुएला जो हैं उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों किया है, हालांकि अभी सिर्फ जो है 6 वीक्स पहले इनको अपॉइंट ही किया था बड़ा लेट। तो अब सुएला ब्रेवरमैन से जब पूछा गया कि भाई आपने क्यों रिज़ाइन किया, तो उन्होंने कहा जी एक्सीडेंटली मैंने एक नेशनल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन था उसको मैंने जो है वो कर दिया था। ये जो हमारे टीवी देख रहे हैं वो इनको देख सकते हैं, बड़ी काबिल खातून है वैसे ये। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी की कुछ डिटेल्स मैंने दे दी। अच्छा, वो क्या थी वो डिटेल्स जिनकी की वजह से आज इनको जोर दिया गया कि ये रिज़ाइन करें? वो ये था कि इन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो कहा था कि जो ट्रेड डील इंडिया के साथ हो रही है वो शायद उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से जो माइग्रेशन है इंडिया से यूके को वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन्होंने ये सेंटेंस कहा कि इंडियंस ऑलरेडी वीज़ा ओवरस्टेयर्स जो हैं उसका लार्जेस्ट ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी लोग इंडिया से आ जाते हैं और फिर उनका वीज़ा खत्म हो जाता है, लेकिन वो ओवरस्टे करते हैं। तो ऑलरेडी ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है। जाहिर है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बुरा मनाया होगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जोर दिया होगा। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये पॉलिसी मैटर था, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था। भाई ये क्या पॉलिसी मैटर था? ये तो मतलब अगर सच है तो सच ही है, अगर सच ही है। बहरहाल जी इन्होंने आज रिज़ाइन किया, तो आज ये दूसरा झटका मिला है। तो अब पता नहीं चल रहा लोगों को इंग्लैंड के अंदर कि लिज ट्रूस कितनी देर तक प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी। तो ये जो कुछ भी होता जा रहा है, लोगों का वहां पे जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता जा रहा है और लाउडर वॉइसेस जो वहां पे आती जा रही हैं वो यही हैं कि ऋषि सुनक के लिए रास्ता साफ होता जा रहा है। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनेगा, एंड इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ही विल एक्चुअली क्रिएट हिस्ट्री। मगर दैट हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस अगेन एनीवे। जो इलेक्शन अंदर जो इलेक्शन होते हैं, जी पहले वो इलेक्शन होगा, उसमें अगर वो आते हैं तो सही। हाँ तो वो नंबर 2 ही थे उनसे बाकी के जो लोग इनके साथ डिबेट में थे वो नीचे ही थे, उनके नंबर्स जो थे वो नीचे ही थे जो पोल्स आते थे। तो लिज ट्रूस भी बिल्कुल आखिरी मिनट में जीती हैं, ऋषि सुनक काफ़ी आगे चल रहे थे वैसे भी। तो अब बड़ी वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि जिस मुल्क के ऊपर इंग्लिस्तान जो है वो हुकूमत करता रहा, उसका जो बंदा है उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ही विल एक्चुअली क्रिएट हिस्ट्री। तो वैसे भी बड़े काबिल हैं, वो भी स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनकी बेगम भी स्टैनफोर्ड की पढ़ी हुई हैं। तो अब देखेंगे, ठीक है जी। तो अब अंदर के सोर्सेज ने कहा है जिस वक्त ये सुला ब्रेवरमैन जो है उन्होंने जब किया, तो अब अंदर के सोर्सेज कहते हैं कि शायद ग्रांट शैप्स जो हैं, जो कि फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हो सकता है कि वो नेक्स्ट होम सेक्रेटरी बने। लेकिन वो कैसे बनेंगे, वो तो बड़े अगेंस्ट हैं लिज ट्रूस के। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे हैं लिज ट्रूस को। बहरहाल देखेंगे अब क्या होता है। बीबीसी की एक खबर आई है जी, और बीबीसी की इस खबर के मुताबिक जो है म्यांमार की जो एक बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल है उसके अंदर 2 एक्सप्लोजन्स हुए और उसके अंदर 8 लोगों की डेथ हो गई। इस जेल का नाम जो है इंसीन प्रिजन है। इंसीन प्रिजन के अंदर हुआ ये है, जो कि डिटेल्स आई हैं कि 2 जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं वो ये पार्सल बॉम्ब्स थे। एक जो है वो उस एरिया में हुआ है जहाँ पे कि जेल का स्टाफ जो है पैकेजेस प्रिजनर्स के लिए रिसीव करता है, और वहाँ पे हुआ, और एक जो है बिल्डिंग के बाहर हुआ। तो इसके अंदर जो हैं 8 लोगों की डेथ्स हुई हैं। और उसके बाद सुना गया है, सोर्सेज ने वहाँ पे कहा, जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे फिर मिलिट्री जो है उसने भी कुछ शॉट्स फायर किए थे, शायद कोई भागने की कोशिश कर रहा था या क्या। बहरहाल काफ़ी वहाँ पे अफरा तफरी रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है जी, और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक सारे यूरोप के अंदर, कैन यू इमेजिन, जो तो बेसिक चीज़ दुनिया में लोग क्या खाते हैं, ब्रेड इज़ द बेसिक। एक आप कॉफ़ी लेते हैं और एक ब्रेड का पीस लेते हैं, राइट। ब्रेड की जो प्राइस है बेतहाशा ऊपर जो है वो चली गई है, और आने वाले दिनों में जाएगी। यानी गरीब आदमी को एक ब्रेड का टुकड़ा लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं जी कि फ्रांस के अंदर ऑलरेडी वीट की प्राइस 30% ऊपर चली गई है, और उनके जो मिल्स जो कि ये ब्रेड्स बनाती हैं उनके बिजली के बिल तो 3 गुना ऊपर जो हैं वो चले गए हैं। और पूरे यूरोप के अंदर भी इन्फ्लेशन की वजह से ब्रेड की कीमत बेतहाशा, यानी फूड जो है 19% फूड की कीमत यूरोप में ऊपर चली गई है, जो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी जो है उसने जो बताया है। उन्होंने कहा जी कि कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं 10.1% यूके में, 11% ईयू के अंदर ऊपर गई हैं। इसके अलावा फूड की प्राइसेस 16% ऊपर गई हैं ईयू में, 14% इन यूके। एनर्जी प्राइसेस जो हैं यूके और यूरोपियन यूनियन में दोनों ही जगह पे 40% तक
ऊपर चली गई हैं। यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसने कहा तो था कि हम इकोनॉमी को कूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूएस में भी ब्रेड की प्राइस 15% ऊपर चली गई है। नेस्ले ने कहा जी कि हम भी अपनी प्राइसेस जो हमने बढ़ाई हैं थर्ड क्वार्टर में 9.5% नेस्ले के प्रोडक्ट्स की कीमतें अभी थर्ड क्वार्टर में ऊपर चली गई हैं, जो सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ 7.7% ऊपर गई थी। हंगरी के अंदर तो जनाब हद ही हो गई है, ब्रेड की कीमत जस्ट इन सितंबर, ये जो पिछला महीना था, 77% ऊपर चली गई है। क्रोएशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवेकिया में 30% ब्रेड की प्राइस ऊपर चली गई है और जर्मनी के अंदर 18%। तो राटी खानी मुश्किल हो गई है। ये आमिर तस्वीर फिर दिखाना जो हमारे टीवी देख रहे हैं, ये साइड पे जो रस्सियां बनी हुई हैं, तो क्या इन्होंने ब्रेड को रस्सी से बांध के रखा हुआ है? हाँ, कि ये भाग ना जाए। हैं जी। तो बस अब मतलब है मेरे पतले होने के दिन करीब आ गए हैं, क्योंकि रोटी की कीमत ज्यादा हो गई जाएगी, रोटी खाना बंद, तो रोटी खाना बंद, तो मैं पितली हो जाऊंगी। वाह। हाँ, और फिर मेरा मुकाबला आपके साथ डायरेक्ट होएगा। चावल की कीमत बढ़ेगी तो चावल खाना बंद, फिर वो खाना बंद, बस फिर पानी। ग्रोसरी की तो कीमत वैसे ही ऊपर चली गई है, बस पानी पे गुजारा है, पानी पे गुजारा है। तो बस फिर मेरा आपके साथ डायरेक्ट मुकाबला होएगा। जितने पितले आप हैं वैसे उतनी पितली फिर मैं भी हो जाऊंगी। ठीक है जी, ओके, चलो जी, सही है। ये सब आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सब दुनिया में मेरे लिए हो रहा है। थैंक यू वरलिद, थैंक यू। ठीक है। और जनाब यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुतरस, वो इंडिया पहुंचे हुए हैं और इंडिया में आज उन्होंने कुछ सख्त बातें कही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो मुंबई के अंदर, और वहां पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि इंडिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का वो चैंपियन या बीकन बना रहे। हमें पता है कि इंडिया ने बहुत कुछ किया है ह्यूमन राइट्स के लिए, ये तो सेंटेंस उन्होंने कहना था ना, लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्ट और प्रमोट करें राइट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स और स्पेशली माइनॉरिटीज के जो कम्युनिटीज हैं। उन्होंने कहा जी, जब से आपने ब्रिटिश रूल से आज़ादी ली है तो डाइवर्सिटी आपकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है इसको कॉन्स्टेंटली नर्चर और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रिन्यू करने की ज़रूरत है एवरी डे। और यहाँ पे ये जो बहुत सारी बातें अब आ गई हैं गांधी जी के बारे में, जिनको ये बापू कहते हैं, और इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनके बारे में काफ़ी जो बीजेपी के अंदर जो हेट आ गया है, वो कहते हैं जी कि इनके वैल्यूज़ को आपको आगे लेके जाना चाहिए और हेट स्पीच को बिल्कुल आपको रद्द कर देना चाहिए। और इंडिया मस्ट डू दिस बाय प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, एकेडेमिशिया, और दे मस्ट ऑल्सो कंटिन्यू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब है कंसर्न्स तो हैं, लेकिन ओपनली नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने कहा आप ये करें, मगर क्यों कहा? क्योंकि नहीं हो रहा ये। ऐसी है। हाँ, ओपनली उन्होंने बात नहीं की, लेकिन कह दिया, सारा कुछ उन्होंने कह दिया कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, यू मस्ट डू दिस, उन्होंने कहा। ठीक है जी। और जनाब इंडिया की जो सबसे बड़ी न्यूज़ और जिसने दुनिया को भी आज हिलाया, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए, चमाड़े वरना पड़ने चाहिए वहाँ पे लोगों को, पायान शर्म करो, कुछ सीखो, कुछ हमसाया को सीखो। कांग्रेस पार्टी ने आज जो है जनाब 24 ईयर्स के बाद एक नॉन गांधी को कांग्रेस पार्टी का हेड जो है वो चुना है, जनाब आली, एंड दिस हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। हमने आपको बड़े दिनों से बता रहे थे कि शशि थरूर साहब, जो 66 ईयर्स उनकी एज है, बड़े दिनों से, और वो पहला आदमी था जिसने कि ये आवाज उठाई थी बहुत ऊंची आवाज में कि भाई यहाँ पे लीडरशिप का चेंज होने की जरूरत है कांग्रेस में, जो बैक टू बैक दो ये जो इलेक्शंस जो हैं हारे हैं बीजेपी को, उसके लिए एक यहाँ पे पार्टी लीडरशिप की चेंज चाहिए। तो इनको आज जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं मलिक अर्जुन खरगे, 80 इयर्स इनकी एज है, और इनको दोनों ही की बेटा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों की बैकिंग थी, ये आज जीते हैं और इनको जो है अब पार्टी का हेड बनाया गया। लेकिन इनके सामने बड़े लंबे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं जनाब कि एक तो 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस जीतेगी और क्या ये बीजेपी को हराएंगे, और इसके अलावा जो 3 स्टेट इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर इंडिया में आ रहे हैं, क्या उसके अंदर भी कांग्रेस जो है अपनी जगह बना सकेगी। तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। और
लोगों ने आज बड़ी खुशी का और बड़ी हैरत का इजहार किया। उसकी वजह यह है कि 2019 में खास तौर पे जिस वक्त ये कांग्रेस को डिफीट हुई थी तो राहुल गांधी जो हैं उन्होंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं पार्टी को हेड नहीं करूंगा, क्योंकि वो पार्टी को कॉन्स्टेंटली हेड कर रहे थे और पार्टी कॉन्स्टेंटली हार रही थी बीजेपी से। तो उन्होंने कहा था कि आप किसी को भी चूज करें, तो उस वक्त पार्टी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी जो हैं पार्टी को लीड करेंगी, लेकिन लोगों ने फिर भी कहा कि सोनिया गांधी जी को भी अब पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में अभी भी है कि ये शी इज एन इटालियन, शी इज नॉट रियली इंडियन। हालांकि उन्होंने अपना हुलिया बहुत इंडियन बनाया और वो हिंदी में बात भी करती हैं और साड़ी पहनती हैं, तो लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े ओवरऑल की जरूरत है कांग्रेस पार्टी में अगर इन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है। तो आज जनाब मलिक अर्जुन खरगे को इन्होंने अपना पार्टी लीडर चुना है कांग्रेस ने। You are listening to WTOR